हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब और आज हम इस वीडियो में सैमसंग का स्कीमेटिक थोड़ा सा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। क्योंकि अगर आपने कभी सैमसंग का डायग्राम ओपन किया है तो आपने देखा होगा, थोड़ा सा देखने में क्रिटिकल लगता है, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। जैसे आप नॉर्मल डायग्राम को स्टडी करते हो वैसे ही सैमसंग का भी होता है। उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आज आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सैमसंग का ये स्कीमेटिक है जो कि देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग। यहाँ पे मैं आपको दिखला दूँ, यहाँ सबसे ऊपर टाइटल पे लिखा है सैमसंग NP RB 420 512 520 अंडरस्कोर 720 स्केला 2 अंडरस्कोर R रिवीजन 0.1 स्कीमेटिक PDF। ठीक है, तो ये सैमसंग का डायग्राम है। तो सैमसंग को डायग्राम को जो डिज़ाइन किया है वो सैमसंग की कंपनी ने खुद किया है। तो जैसे इसमें क्या है, अभी तक आपने अगर डायग्राम देखा है तो आपने देखा होगा कि जो डायग्राम बनाती है वो कंपनी आपकी विस्ट्रॉन है, कॉम्पेल है, क्वांटा है, या इन्वेंटेक है, या फॉक्सकॉन है। लेकिन इस तरह का कोई भी लैपटॉप नहीं आता। इन्वेंटेक का कोई लैपटॉप नहीं है, विस्ट्रॉन का कोई लैपटॉप नहीं है, कॉम्पेल का कोई लैपटॉप नहीं है, लेकिन सैमसंग के नाम से लैपटॉप आता है। ठीक है, और सैमसंग कंपनी जो लैपटॉप बनाती है वही कंपनी अपने लैपटॉप का डिज़ाइन बनाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि HP की लैपटॉप का डिज़ाइन जो है HP कंपनी बनाए, या डेल का लैपटॉप डेल का कंपनी बनाए, एसर का लैपटॉप एसर का कंपनी डिज़ाइन बनाए, नहीं है। सिर्फ एक दो ही कंपनी है जो अपने लैपटॉप के साथ अपना डिज़ाइन भी खुद बनाती है। एक तो आपका एप्पल का लैपटॉप है जिसे आप मैकबुक के नाम से जानते हैं। जो मैकबुक का डायग्राम होता है वो मैकबुक वाली कंपनी ही बनाती है। और अभी जो ये सैमसंग का डायग्राम मैंने ओपन कर रखा है, मतलब सैमसंग का लैपटॉप का डायग्राम सैमसंग कंपनी ने ही डिज़ाइन किया है। ठीक है, ये पब्लिशर कह सकते हैं, पब्लिशर इन्होंने अपने तरीके से डिज़ाइन किया। तो हम इस सैमसंग का विन सर्किट को स्टडी करेंगे कि विन सर्किट जो है किस तरीके से सैमसंग ने अपने लैंग्वेज में यूज़ किया है। ठीक है, तो सैमसंग के लिए सबसे पहली चीज़ आपको विन सर्किट पे आना पड़ेगा। अगर मैं पहले पेज पे आऊँ, और पहले पेज पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे कवर देख सकते हैं। ये क्या है, हमारा कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे आपके बुक्स के अंदर होता है, मतलब आपकी अगर 260 पेज है या 300 पेज है तो हर पेज का टाइटल आपके पहले पेज पे दिया होता है, किस पेज के ऊपर क्या चीज़ है। ठीक है, किस चीज़ कितने टॉपिक हैं आपके पूरे बुक्स में, वो उसी तरह स्कीमेटिक में दिया है। सीट 1 से लेके सीट 48, मतलब आपका जो ये डायग्राम है इसमें टोटल 48 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 48 दिख रहा है। ठीक है, तो एक नंबर पे कवर पेज है। कवर पेज कहने का मतलब जो अभी आप देख रहे हैं वो फर्स्ट पेज है। सेकंड नंबर पे आपका ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम जो होता है पूरे सर्किट का, एक मोटा मोटा सर्किट दिखलाया जाता है। थर्ड नंबर पे आपको बोर्ड इंफॉर्मेशन, बोर्ड की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। फिर चौथे नंबर पे पावर डायग्राम है। ठीक है, फिर पाँचवें नंबर पे क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपके बोर्ड में जो क्लॉक बनता है उसका कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस किस सेक्शन को मिलेगा, पिन नंबर 5 से आप पता कर सकते हैं। 6 नंबर पे थर्मल सेंसर है, फिर CPU, फिर रैम, फिर PCH। ठीक है, तो इस तरह से आपको जिस पेज के ऊपर जाना है, जो आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको पहले पेज पर ही वो क्लू मिल जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी किसी पेज में ऐसे नहीं दिया गया है तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी अपने सर्किट को ढूंढने में कि मेरी सर्किट जो हम स्टडी करने वाले हैं वो कहाँ पे है। ठीक है, और दूसरा तरीके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ CPU जो है सैंडी ब्रिज है। सैंडी ब्रिज का मतलब होता है सेकंड जनरेशन। और चिप सेट जो है इंटेल कॉगर पॉइंट। ठीक है, कॉगर पॉइंट को, ये जो सैंडी ब्रिज लिखा है ये CPU का नाम होता है, और PCH का नाम होता है कॉगर पॉइंट, जो सेकंड जनरेशन के नाम से कहलाता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। और सेकंड नंबर पे जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम मतलब आपका एक CPU है और PCH है। तो PCH को कंट्रोल करने वाली जो लाइन है वो CPU है, और उस लाइन का जो नाम होता है वो भी दर्शाया होता है। उसी तरह अगर आपका बायोस है, या USB है, या SATA है, या फिर SIO है, इनको कौन कंट्रोल करता है, तो इन सबको कंट्रोल करने वाली आपकी PCH है।
किस इंटरफेस से कंट्रोल होता है, इस इंटरफेस का नाम दिया होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कि जो ये SPI है और ये MICOM, ये आपका SIO कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर चिप। तो माइक्रो कंट्रोलर चिप जो है LPC लाइन से कनेक्टेड होता है और बायोस जो है SPI लाइन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, टोटल एक ही बायोस है जो कि मेन बायोस और EC बायोस का दोनों का काम कर रही है, SIO के लिए भी और SPI PCH के लिए भी। ठीक है, तो अब हम अपने पॉइंट पे चले जाते हैं। हमें विन सर्किट स्टडी करना है, तो विन सर्किट को हम देखेंगे। तो विन सर्किट हमारा आप देख सकते हैं यहीं पे मिल जाएगा विन सर्किट अपने को। यहाँ पे आपका 3 वोल्ट, ये यहाँ देख सकते हैं ये चार्जर लिखा हुआ है। अगर आपको मैं यहाँ पे पेंसिल से मार करके दिखला देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है चार्जर। ठीक है, ये चार्जर है आपका। तो हम पेज नंबर 36 पे चले जाएंगे। ठीक है, तो 36 में यहाँ पे टाइप करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे 36 और एंटर प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ पे अपने सर्किट पे आ गया हूँ। कहाँ पे, तो जैसे मैंने 36 टाइप किया तो मेरे चार्जर वाली जगह पे मेरे को नज़र तो नहीं आ रहा है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जो डायग्राम है उन्होंने मेरे को थोड़ा सा रॉन्ग दिखलाया, गलत दिखलाया। तो ऐसा होता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलेगा, देख सकते हैं आप। उससे नीचे अगर मैंने देखा पेज नंबर 37 पे तो आपको चार्जिंग सर्किट मिल गया। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो डायग्राम ने दिखलाया वो 100% राइट है। ठीक है, 1% डाउट होता है, तो आपको अपना थोड़ा सा माइंड लगाना है। 36 पे दिखला रहा था लेकिन 37 नंबर पेज पे चार्जर के बारे में दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में भी लिखा होता है किस पेज के ऊपर बात की जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो ये लिखा है चार्जर। ठीक है, हर पेज का टाइटल आपको लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पे, सॉरी राइट साइड के कॉर्नर पे मिल जाएगा, राइट साइड पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम ये हमारा DC जैक है, ये हमारा DC जैक है और DC जैक से आगे जब हम आगे आएंगे तो हमें मिलेगा, देख सकते हैं हमें ये कॉइल नज़र आता है जो कि B501 और B500। अब B क्यों लिखा है, कॉइल का डिनोटिंग लेटर तो L होता है, बिल्कुल L होता है, लेकिन अगर B लिखा है तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें बस माइंड हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि ये जो सिंबल है ये कॉइल का ही सिंबल है। ठीक है, क्योंकि हम 100% किसी चीज़ को नहीं कह सकते क्योंकि हमने ये सर्किट को डिज़ाइन नहीं किया। ठीक है ना, बस हमें उस रास्ते को उस तरीके से समझना है बस कि ये क्या हो सकता है। ये कॉइल है, हम सबको पता है, या तो मिस्टेक है L लिखने की जगह B लिख दिया या फिर B ही लिखा होगा, उनकी मर्जी है। ठीक है, हम अपने तरीके से देखेंगे। हमें जब ये दो कॉइल मिलेगा, कॉइल को पार करने के बाद आपका 19 वोल्ट जो है, आप देख सकते हैं यहाँ से 19 वोल्ट आपके इस सारे कैपेसिटर को फिल्टर करते हुए और यहाँ पे इस रजिस्टर के पास भी आएगा यही 19 वोल्ट, और इस यहाँ पे से आपको इसके सोर्स पे। अब ये मॉसफेट है, तो ये बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता है, ये तो पता है कि मॉसफेट है लेकिन कौन सा चैनल मॉसफेट है। तो इसको पता करने के लिए या तो आप सिंबल बनाओ, ठीक है, क्योंकि सिंबल बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, या आप इस मॉसफेट का जो नंबर देख रहे हो आप उस नंबर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो मॉसफेट है वो कौन सा चैनल है, P चैनल है या N चैनल है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है AP4435। तो हमें क्या ध्यान देना होता है, लास्ट की जो नंबर है, कितने भी नंबर का डिजिट है और उसमें अगर लास्ट न्यूमेरिक नंबर है मतलब गिनती है अगर लास्ट में, तो अगर ऑड है, अगर आपको ऑड दिख रहा है तो वो एन चैनल होगा, और अगर इवन दिख रहा है आपको, सॉरी अगर ऑड किसको कहते हैं यार, इवन तो आपका 2 4 हो गया ना, इवन आपका 2 या 4 या 6 होता है शायद। ठीक है, और आपका 1 3 5 होता है, राइट, शायद मेरे को याद नहीं है। तो मैं आपको अगर इस तरीके से समझा दूं कि अगर आपको जो न्यूमेरिक है उसमें लास्ट डिजिट 1 है या फिर 3 है या 5 है, ठीक है, जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आता है बिल्कुल भी। ठीक है, जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आता है, और 1 3 5 7 9 11, सॉरी 1 से लेके 9 तक ही रहेगा, लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, 1 से लेके 9 तक, 1 3 5 7 9, अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो वो आपका P चैनल का मॉसफेट होता है। बिल्कुल
जो मैं कह रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 3 5 7 9 ऐसी गिनती अगर आपको मॉसफेट के लास्ट नंबर में दिखता है तो वो आपका पी चैनल का मॉसफेट है। अगर आपको 2 4 6 8 अगर इस तरह से आपको दिखता है तो वो आपका जो है एन चैनल का मॉसफेट होगा, ठीक है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 0 मिले, क्योंकि 0 तो कुछ नहीं होता, तो 1 0 तो ये 10 भी आपका क्या कहलाएगा, एन चैनल का मॉसफेट, जो कि 2 के पहाड़े में कट सकता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो ये है मेरा पी चैनल का मॉसफेट। और अब आपको क्या करना है, पी चैनल का जो मॉसफेट का डायरेक्शन होता है कुछ इस तरीके से होता है। मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि पी चैनल में ड्रेन जो होता है वो ये वाला होता है और सोर्स इधर होता है। क्योंकि इधर जो है सोर्स पे इनपुट है, तो जो इसका सिंबल बनेगा कुछ इसी तरीके का बनेगा। अगर मैं इसका सिंबल इस तरह का बना दूंगा तो ये तो मेरा ड्रेन हो गया, लेकिन जो इनपुट है वो सोर्स की तरफ आ रहा है, तो ये वाला सिंबल गलत हो सकता है। ये सिंबल बिल्कुल राइट बनाया मैंने अकॉर्डिंग टू इस मॉसफेट के Q501। सेकंड मॉसफेट है मेरा Q502, तो इसका जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके का बनेगा। क्योंकि ये भी पी चैनल का मॉसफेट है, आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट जो 5 है, और अब जो इनपुट हुआ है वो ड्रेन की तरफ हुआ है और सोर्स इधर है, तो सोर्स मेरा इधर बनेगा और ड्रेन मेरा इधर बनेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों मेरे मॉसफेट है पी चैनल के। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों मॉसफेट को कैसे ट्रिगर किया जा रहा है, कैसे इसको ऑन किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर एक मॉसफेट तो आपका इस तरीके से है, ये मॉसफेट तो चलो बिना गेट के भी परमिशन के पास हो सकता है वोल्टेज, लेकिन जब इस तरह का मॉसफेट आता है तो वो जो वोल्टेज है वो यहाँ पे होल्ड हो जाता है। अब इसको जो है गेट की आवश्यकता पड़ेगी एक तरफ से वोल्टेज को दूसरी तरफ भेजने के लिए। तो इसके लिए मैं गेट देखूंगा, इसका गेट किस तरीके से दिया है। तो आप देख सकते हैं Q501 जो है वो वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आपने देखा था इस रजिस्टर के पास 19 वोल्ट आया था, और ये 19 वोल्ट जैसे आया यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बन गया। वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनते ही आप सर्किट को कैलकुलेट करोगे। जैसे आपको पता है वोल्टेज सर्किट का फॉर्मूला होता है एक, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मैंने लिखवा भी रखा है। जैसे ये आता है V/R2 आपका ये फॉर्मूला, और अंडर R1 + R2, ठीक है। आपको क्या वोल्टेज और रजिस्टर को इसके आगे आसपास में आपको फिक्स करना है, क्योंकि जो R518 है इसको हम R1 मानते हैं और R519 को हम R2 मानते हैं। तो आपके पास R1 भी है, आपके पास R2 भी है, और आपके पास R2 यहाँ पे भी है और वोल्टेज भी है, ठीक है। अब आपको V आउट मतलब जो पॉइंट में वोल्टेज बनेगा वो कितना बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो फॉर्मूला को कैलकुलेट करोगे तो समथिंग अगर 19 वोल्ट अगर सप्लाई लेके चलोगे तो आपको 9.5 वोल्टेज आपको मिलेगा कैलकुलेट करने पर, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 9.5 मिलेगा आपको। और इससे आगे हम चलते हैं। तो जैसे ही ये 19 वोल्ट यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसका जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके का है, जो कि वोल्टेज को पार कर सकता है। लेकिन हम इसका गेट देखते हुए चलेंगे। इसका जो गेट है वो भी कुछ इसी तरीके से है, नीचे भी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, देखो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है NOSTUFF। इसका मतलब है कि ये जो बीच में कंपोनेंट है इसका यूज़ नहीं किया गया है। मतलब आप कह सकते हैं इसका जो ट्रैक है सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद इसकी कनेक्टिविटी इस रास्ते से नहीं है, ठीक है। ये कैसे पता चला हमें, जब हमने देखा था, जब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नो स्टफ़, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखला देता हूँ। अगर आप कभी भी सैमसंग वाले में देखेंगे इस तरीके से तो आपको याद रखना है कि इसका मतलब है वो कंपोनेंट उस जगह पे लगा हुआ नहीं है। तो जो सर्किट है आपका वो यहाँ पे आकर रुक जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे आके आपका रुक जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो गेट है वो किस तरीके से ओपन होगा। तो इसका गेट हमने देखा कि यहाँ पे एक जॉइंटिंग पॉइंट है, अगर आपने देखा था तो अभी मैं दिखला देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं इसके गेट से ये जॉइंटिंग है एक, ठीक है। ये जॉइंटिंग आपका इस तरफ आएगा, और आप देख सकते हैं एक ऊपर रजिस्टर है एक नीचे रजिस्टर है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो 19 वोल्ट है कुछ इस तरीके का इसका डायोड का डायरेक्शन है। तो ये जो है एक बार के लिए वोल्टेज भेज देगा इधर, और जैसे ही इस रोड पे वोल्टेज आएगा ये रजिस्टर के नीचे भी जाएगा और आगे आपको CLR तक पहुँच जाएगा। तो CLR तक जाएगा और नीचे भी आएगा। नीचे आने से होगा क्या, आप देख सकते हैं ऊपर भी रजिस्टर है और नीचे भी रजिस्टर है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनेगा। लेकिन अभी वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनने के लिए एक रिक्वायरमेंट यहाँ से गायब है, ठीक है। वो कैसे,
तो वो है इस R2 का ग्राउंड, यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रहा है। ये ग्राउंड कब आएगा? ये ग्राउंड आपका आएगा जब ये मॉसफेट ऑन होगा, मतलब इसके गेट पे एक पॉजिटिव सप्लाई आएगी। पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से आएगी? तो आप देख सकते हैं P3.3 वोल्ट अंडरस्कोर MICOM, ये क्या है आपका? ये आपका LDO वोल्टेज है जो कि स्टेप डाउन से निकलता है। जी हाँ, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ आपने ध्यान से सुना होगा कि यही आपका LDO है जो कि आपके स्टेप डाउन IC 3-5 की IC बनाता है, 3 वोल्ट का LDO और 5 वोल्ट का LDO। तो ये जो नाम है ये 3 वोल्ट LDO का नाम है, ठीक है। सैमसंग जो है 3 वोल्ट LDO का नाम इसी तरीके से रखता है, MICOM, ठीक है। ये मिकॉम आपका R520 से नीचे आते हुए इस मॉसफेट को ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करने से क्या होगा? इसका ड्रेन और इसका सोर्स आपस में कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने से जो सोर्स का ग्राउंड है वो ऊपर चला जाएगा। अभी आपको ग्राउंड नहीं दिख रहा है नीचे, ग्राउंड जो है आपका ADT3_select हैश के यहाँ से आएगा, अडेप्टर सेलेक्ट, मतलब यहाँ पे हैश लगा हुआ है तो आपको पता होगा हैश का मतलब होता है लो, ठीक है। तो ये जो नाम है ये ग्राउंड से मैच करता है, मतलब ग्राउंड का नाम है ये, ठीक है। हैज लगा है यहाँ पे जो कि लो वोल्टेज है, तो इस मॉसफेट को ऑन होते ही ये ग्राउंड ऊपर चला जाएगा। ग्राउंड जैसे ही ऊपर जाएगा यहाँ पे एक सर्किट डिज़ाइन हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर का। वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनते ही आप जब कैलकुलेट करोगे तो समथिंग यहाँ 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के आसपास आएगा यहाँ पे, ठीक है। समथिंग 2 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि सैमसंग का जो यूज़ करने का कुछ तरीका है वो अलग है ना। मॉसफेट के अंदर का जो डायोड है वो भी नहीं दिखलाया, सिर्फ डब्बा बना के ड्रेन सोर्स गेट लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये भी देखा कि जो LDO का नाम है बिल्कुल अलग तरीके से दिया गया है। सेकंड, यहाँ पे जो ग्राउंड है वो गायब है, ग्राउंड को एक नाम से डिनोट किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ से ये सर्किट बनेगा तो ये 19 वोल्ट आपका यहाँ से R522 क्या है? ये आपका CLR है, करंट लिमिट रजिस्टर, ठीक है। और वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको पता होगा कि CLR से पूरे मदरबोर्ड में 19 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। हर बोर्ड में आपने देखा होगा क्वांटा कॉम्पल विस्ट्रोन में किसी में DC बैट आउट या किसी में पावर SRC या किसी में B+ होता है, लेकिन सैमसंग जो डिस्ट्रीब्यूशन का नाम रखता है वो रखता है वोल्टेज DC, वोल्टेज डायरेक्ट करंट, ठीक है। मतलब ये पूरे मेन मॉसफेट पे यही नाम जा रहा है। इस नाम का मतलब है आपका 19 वोल्ट। कहीं पे भी अगर VDC दिखेगा तो आपको ये ध्यान रखना है, ये VDC पे जो वोल्टेज बनेगा वो 19 वोल्ट बनेगा, ठीक है। ये था। फिर इससे आगे आप देखोगे CLR के साथ डिस्चार्जिंग मॉसफेट कनेक्टेड होता है, ये आपको पता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है नो स्टॉप, मतलब ये वाला जो कैपेसिटर है नहीं लगा हुआ, लेकिन ये और ये तीनों कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका डिस्चार्जिंग मॉसफेट आ गया। डिस्चार्जिंग मॉसफेट भी आप देख सकते हैं P चैनल का मॉसफेट है, ठीक है। इसका जो डायोड का डायरेक्शन बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि P चैनल में डायोड का डायरेक्शन ड्रेन टू सोर्स होता है, तो ड्रेन इस तरफ है और सोर्स इस तरफ है, तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरा डायोड का डायरेक्शन बनेगा। डिस्चार्जिंग मॉसफेट का क्या रोल है आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे 19 वोल्ट है तो इधर बैटरी का 12 वोल्टेज है, ना ही इधर का वोल्टेज अभी इधर आना चाहिए, ना ही इधर वाला वोल्टेज इधर जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके बोर्ड को चलाने के 2 दरवाजे हैं, एक 19 वोल्ट और एक 12 वोल्ट। अगर एक बार में एक दरवाज़ा खुलेगा तो वो चलेगा, ठीक है, लेकिन वो दूसरे दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि दरवाजे हैं लेकिन जो मेन बोर्ड है वो आपका CLR से बोर्ड चलता है। वो दोनों दरवाजे आकर कहाँ मिलते हैं? CLR पे। किसी को दूसरे के दरवाजे पे जाना नहीं पड़ता। बोर्ड को चलाने के लिए एक पॉइंट दिया गया है, एक जंक्शन दिया गया है जिसका नाम CLR है। अगर आपका अडेप्टर लगा है तो अडेप्टर आपके CLR पे आता है और अडेप्टर का वोल्टेज CLR पे आने से पूरा बोर्ड चलने लगता है। अगर आपका बैटरी लगा है तो बैटरी का 12 वोल्ट आपके CLR पे आता है और बोर्ड को चला देता है। ऐसा नहीं है कि 19 वोल्ट अडेप्टर से निकल के बैटरी कनेक्टर पे जाएगा या बैटरी का वोल्टेज आपके अडेप्टर तक जाएगा, ठीक है। वो अलग, दोनों अलग अलग दरवाजे हैं, वो आते एक ही जगह है जहाँ से बोर्ड को चलाया जाता है, जो कि आपका CLR है, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी 19 वोल्ट ना ही आपके बैटरी कनेक्टर पे जाएगा, ना ही कभी बैटरी का वोल्टेज आपके अडेप्टर के DC जैक पे जाएगा, ठीक है। इनको कंट्रोल करने के लिए मॉसफेट होता है, जैसे कि डिस्चार्जिंग मॉसफेट कनेक्टेड है यहाँ पे P चैनल, तो 19 वोल्ट है इधर, इधर से इधर तो शिफ्ट नहीं होने सकता। आप देख सकते हैं डायोड का डायरेक्शन इस तरह है और इसका गेट भी ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ डायोड के डायरेक्शन से नहीं होता। अगर इसका गेट पे लो वोल्टेज आ गया इनपुट से तो ये मॉसफेट 19 वोल्ट को स्विच कर सकता है,
लेकिन अगर इसके मॉसफेट गेट पे हाई वोल्टेज रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है बी गेट। बी गेट क्या है आपका? बैटरी गेट, मतलब बैटरी मॉसफेट का गेट, जो कि कनेक्टेड है डायरेक्ट आपकी चार्जिंग आईसी से ISL 6255। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका डिस्चार्जिंग मॉसफेट का गेट है उसको कंट्रोल करने वाला चार्जिंग आईसी है, जो कि डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। मतलब इसी चार्जिंग आईसी का रोल है इस मॉसफेट को बंद रखना, अगर आपका 19 वोल्ट अडेप्टर से चल रहा है तो। अगर आपका बैटरी से चल रहा है बोर्ड, तो इस आईसी का काम है इस मॉसफेट को ऑन कराना। वो कैसे? तो अभी आपको मैं दिखला देता हूँ वो किस तरीके से। क्योंकि जो डिस्चार्जिंग मॉसफेट है वो एक ही कंडीशन में ऑन होता है, अगर आपका अडेप्टर नहीं लगा, अगर आपका अडेप्टर नहीं लगा और बैटरी लगा है, तो बैटरी का 12 वोल्ट यहाँ पे रहेगा और इसका डायोड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, जो कि 12 वोल्ट इधर से इधर शिफ्ट तो हो सकता है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा लीकेज वोल्टेज आएगा। क्योंकि आपको पता है जो डायोड है, डायोड इंटरनली 0.7 का लीकेज करता है अपने आप को ऑन कराने के लिए। तो ये लीकेज अगर हो जाएगा तो 12 वोल्ट से हो सकता है लैपटॉप ना चले, या हो सकता है लैपटॉप चलने के बाद बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि जो लैपटॉप आपका 19 वोल्ट से चलता है और इसके अंदर का करंट भी उसी हिसाब से होता है, लेकिन अडेप्टर ना लगने से लैपटॉप आपका 12 वोल्ट से चल रहा है और उसका एम्पियर, उसका करंट भी अलग तरीके से होगा। तो ज़्यादा वोल्टेज से बोर्ड चल रहा था लेकिन अब कम वोल्टेज से बोर्ड चल रहा है, तो यहाँ पे इसमें भी अगर थोड़ा सा भी लीक होगा तो बोर्ड को थोड़ा सा चलने में दिक्कत होगा। इसलिए पूरा का पूरा 12 वोल्ट आपके, पूरा 12 वोल्ट से ही आपका लैपटॉप चलना चाहिए। और पूरे 12 वोल्ट आने का मतलब है इसके गेट को ऑन कराना, और इसके गेट को ऑन कराने के लिए आपकी चार्जिंग आईसी जिम्मेदार है। अगर आपको ड्रेन पे 12 वोल्ट और सोर्स पे 11 पॉइंट कुछ वोल्टेज मिलता है, तो आप समझ जाओ कि आपका गेट ऑन नहीं हुआ। और गेट ऑन ना होने का कारण है आपकी चार्जिंग आईसी, या तो चार्जिंग आईसी ख़राब है, या तो चार्जिंग आईसी की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है। ऐसा नहीं है चार्जिंग आईसी तुरंत कंट्रोल करेगा, चार्जिंग आईसी भी अपना काम तभी स्टार्ट करेगा जब उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मैंने कई वीडियो में विन सर्किट में बताया है कि किसी भी चार्जिंग आईसी की क्या रिक्वायरमेंट है। सेम उसी तरह हर चार्जिंग आईसी का मिनिमम रिक्वायरमेंट वही होता है। ठीक है, तो आपको नोट रखना है कॉपी में। फिर जैसे ही ये आपका डिस्चार्जिंग मॉसफेट पे आया, अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी थोड़ी सी आगे की सर्किट की। कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बैटरी कनेक्टर है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट आएगा और बैटरी कनेक्टर है आपका यहाँ पे, और बैटरी कनेक्टर पे भी कॉइल है। जिस तरीके से अडेप्टर के दरवाजे पे कॉइल था उसी तरीके से बैटरी, क्योंकि आपको ये माइंड में फिक्स रख लेना है कि मेरा जो लैपटॉप है 2 दरवाजे से चलता है। मतलब 19 मेरे बोर्ड में वोल्टेज आने के 2 दरवाजे हैं। जैसे आप एक घर में घुसने के लिए दो रूम दरवाजे बनाते हो, उसी तरह आपके बोर्ड को चलाने के लिए 2 दरवाजों का 2 तरह की वोल्टेज का यूज़ किया जा रहा है। अगर आप दोनों दरवाजे को खोल के रखोगे तो आदमी एक ही दरवाजे से आता है, एक को बंद रख देते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह यहाँ पे होता है। अगर बैटरी लगी है तो सॉरी, अगर आपका अडेप्टर लगा है और बैटरी दोनों लगी है तो बैटरी के वोल्टेज को बंद कर दिया जाता है, अडेप्टर से चलाया जाता है। अगर आपका अडेप्टर लगा है, बैटरी नहीं लगा, तो लैपटॉप अडेप्टर से चलेगा। अगर आपका अडेप्टर नहीं लगा और बैटरी लगा है तो बैटरी से चलेगा। तो आई होप आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, आपको चार्जिंग आईसी के बारे में भी बता देता हूँ इसमें भी, जिससे आपका जो डाउट होगा वो 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरी जो विन सर्किट की वीडियो है, काफ़ी वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखा है, तो मैं इसीलिए डालता हूँ कि अगर आपका कोई डाउट है तो अगले वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि मैं मल्टीपल विन सर्किट का ही वीडियो डाल रहा हूँ। मेरा वीडियो डालने का मतलब ये है कि आप तो पहली चीज़ हर आर्किटेक्चर को समझे। क्योंकि बोर्ड रिपेयरिंग में हमें सबसे ज़्यादा जो है देखना होता है आर्किटेक्चर, किस आर्किटेक्चर का जो सर्किट है किस तरीके से है। अगर आप आर्किटेक्चर के हिसाब से किसी सर्किट को समझोगे तो आप कोई सा भी बोर्ड को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अलग अलग तरीके का आर्किटेक्चर आपको दिखलाया है, लेकिन विन सर्किट दिखलाया है। ठीक है, आगे मैं इसी तरह और भी काफ़ी चीज़ें स्टेप डाउन, रैम, कोर वोल्टेज, कोर सेक्शन, अलग अलग आर्किटेक्चर में दिखलाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, उसके साथ आपको बेल आइकन जरूर दबाना है। क्योंकि अगर सब्सक्राइब तो किया आपने, अगर बेल आइकन नहीं दबाया
तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो बेल आइकन ज़रूर दबाना। अब हम आगे बात कर लेते हैं चार्जिंग आईसी की थोड़ी सी। तो आप देख सकते हैं इसमें जो यूज़ किया गया है चार्जिंग आईसी वो ISL कंपनी का है और 6255 इसका नंबर है। तो इसकी जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इस आईसी की वो है वेकअप सप्लाई। वेकअप सप्लाई जो है इसके अंदर है वो कौन सी है, आप देख सकते हैं पिन नंबर 25 DC इन, ये आपकी रिक्वायरमेंट है आईसी की। चार्जिंग आईसी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी पिन नंबर 25 है जो कि DC इन है। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा आपको पता है 19 वोल्ट आएगा, और वो 19 वोल्ट देख सकते हैं कैसे आ रहा है। इस मॉसफेट को ऑन कराने के बाद Q508 को ऑन कराना कंपलसरी है। अगर ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा तो आपका 19 वोल्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। और जो कि आपके फर्स्ट मॉसफेट को पार करने के बाद आ रहा है, ठीक है। तो Q508 को ऑन कराना कंपलसरी है। अगर ये मॉसफेट ख़राब हो गया तो आपकी चार्जिंग आईसी को एक काम करने के लिए वेकअप सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपका डिस्चार्जिंग मॉसफेट भी कंट्रोल नहीं रहेगा और ना ही आपका यहाँ से कुछ सिग्नल नहीं निकल पाएगा लैपटॉप को ऑन कराने के लिए। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है चार्जिंग आईसी की वो एसी सेट है आपका, शायद हाँ एसी सेट। ये एसी सेट क्या है, एसी सेट का मतलब है एसी डिटेक्ट। अभी तक आपने हर आर्किटेक्चर में पढ़ा था एसी डिटेक्ट, है ना। एसी डिटेक्ट होता है चार्जिंग आईसी में सेकंड रिक्वायरमेंट, और सैमसंग में भी एसी डिटेक्ट है, लेकिन जो नाम यूज़ किया है वो एसी सेट यूज़ किया है। एसी डिटेक्ट का नाम एसी सेट है सैमसंग की डायग्राम के अंदर। और हमें पता है कि जो एसी डिटेक्ट है वो वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू बनता है। तो हम देख लेते हैं क्या इसमें वोल्टेज डिवाइडर है। तो पिन नंबर 27 का सर्किट हम आगे लेके गए और यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ देखा तो यहाँ पे इसका गेट है ये, सॉरी मैंने क्या देख लिया, ये सॉरी मैंने कोई और दूसरा सर्किट देख लिया, एक मिनट। मैं इसमें देख सकते हैं जो एसी सेट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है और यहाँ से वो सर्किट जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट है। यहाँ पे लिखा है नो स्टॉप, मतलब ये वाला रजिस्टर नहीं लगा बोर्ड पे। VDC का मतलब है 19 वोल्ट। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो CLR से आ रहा है, मतलब एसी डिटेक्ट पे जो वोल्टेज है वो CLR के पहुँचने के बाद ही बनेगा, ठीक है। 300 के और 27 के समथिंग ये आपका 2.53 वोल्ट के आसपास बनेगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड नंबर जो है आपका, आप देख सकते हैं थर्ड नंबर जो है आपका यहाँ से ये DC सेट, यहाँ पे ये DC सेट है। जैसे एसी डिटेक्ट है उसी तरह इसमें DC सेट दिया है। DC सेट कहने का मतलब है जिस तरीके से आपने एसी डिटेक्ट आपकी अडेप्टर की इन्फॉर्मेशन बताता है, उसी तरह DC सेट आपकी बैटरी की इन्फॉर्मेशन बताता है। क्योंकि बी गेट आप देख सकते हैं, ये बी गेट आपकी बैटरी के गेट के लिए है, ठीक है ना। तो बी गेट आप समझ गए। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जो हमारा LDO, चार्जिंग आईसी का LDO जो कि रीजन होता है या VDD-P होता है, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर समथिंग ये हमारा आउटपुट वोल्टेज करता है। ये जो अभी आपने देखा ये इनपुट था, एसी डिटेक्ट भी हमारा इनपुट था और DC इन भी मेरा इनपुट था। चार्जिंग आईसी का फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा चार्जिंग आईसी का LDO होता है जो कि VDD-P है। समथिंग 5.1 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे लिखा हुआ है, 5.1 वोल्टेज यहाँ से बनेगा। फोर्थ रिक्वायरमेंट में आपका रेफरेंस है, यहाँ पे लिखा है वोल्टेज रेफरेंस, वी रेफरेंस पे जो वोल्टेज बनता है वो मैं बता देता हूँ आपको। समथिंग 3 से 4 वोल्टेज के आसपास बनता है। यहाँ पे लिखा है 2.39, ठीक है। मिनिमम मैंने देखा है 3 वोल्ट या 4 वोल्ट समथिंग ये बनता है। इसमें जो लिखा हुआ है 2.3, तो आपको 2.3 या 2.5 के समथिंग वोल्टेज मिलेगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी AC परजेंट, AC ओके, और यहाँ पे DC परजेंट दोनों लिखा है। आपने इसमें गौर किया कि AC डिटेक्ट के साथ DC डिटेक्ट भी है, AC सेट DC सेट, उसी तरह AC ओके के साथ DC ओके भी है, ठीक है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें अकॉर्डिंग टू सर्किट को नज़र से देखना है कि इस पर जो वोल्टेज बनेगा वो कितना बनेगा। तो आप देख सकते हैं पिन नंबर 23 के पास ये ज्वाइंटिंग पॉइंट है, मतलब दोनों पे सेम वोल्टेज बनने वाला है। तो आपको पता होगा कि AC ओके पे जो वोल्टेज बनता है वो समथिंग 3 वोल्टेज बनता है। और आपने देखा भी था काफ़ी बोर्डों में कि AC ओके पे जो पुलअप होता था वो LDO का पुलअप होता है, और यहाँ पे भी बिल्कुल वही LDO का पुलअप है। नाम चेंज है, मिकॉम है, लेकिन ये LDO का ही नाम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़, यहाँ लिखा है एक्टिव लो, यहाँ पे लिखा है एक्टिव लो।
या तो ऐसा है कि जो ये चार्जिंग आईसी है इसके अंदर से जो एसी ओके है वो लो की रिक्वायरमेंट में है। अब वो कैसे पता चलेगा, इसमें तो हैज नहीं लगा हुआ, अंदर बाहर लगा हुआ है, ठीक है, अंदर से नहीं लगा हुआ। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा था जैसे कि AD-T3 सेलेक्ट, और यहाँ पे भी लिखा है AD3 सेलेक्ट। तो आपने इसमें एक चीज़ देख लिया कि बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो AC ओके है वो लो है। मतलब आपने यहाँ पे अगर नोट किया था सेकंड मोस्फेट का Q502 के जो गेट पे सोर्स पे ग्राउंड आना था वो आपकी चार्जिंग आईसी से निकला हुआ AC ओके वही था। मतलब आपका जो AC ओके है ये इसमें हैज लगा हुआ है, ठीक है, लो। इस आईसी से जो AC ओके निकलेगा वो लो निकलेगा। पुलअप क्यों दिया गया है, तो हर बोर्ड में पुलअप दिया होता है लेकिन वो वोल्टेज नीचे नहीं आ सकता है क्योंकि ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी पाथ है आपकी, ये लो पे है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है आईओ को जो रिक्वायरमेंट है वो लो की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो आती है हमारी चार्जिंग आईसी की, ये चार्जिंग आईसी की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, CSIP और CSIN ये आपका क्या है, तो ये CSIP CSIN आपके CLR की कनेक्टिविटी है। आपके जो अडेप्टर का CLR है उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज मैं ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।